वेलकम बैक स्टूडेंट टू द 6th लेक्चर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री क्लास 9। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं रेन ऑफ टेरर। जी हाँ, इसको रीजन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग रेन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ जी साइलेंट है, रेन ऑफ टेरर। उसी तरह से जैसे RAIN होता है उसी तरह से REIN है, मतलब रेन। अब इस रेन का मतलब क्या होता है? रेन सिंपली मीन्स क्या चीज़? रूल। ठीक है, रूल कैसे हो रहा है उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेन। ठीक है, शासन। किस चीज़ का? टेरर का, मतलब आतंक का, डर का। मतलब डर का रूल था क्या? ठीक है, डर का रूल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मतलब रूल होता है शासन। तो रूल ऑफ टेरर क्या आतंक का राज था? जी हाँ, ठीक समझे। मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा पिछले लेक्चर में भी आइडिया दे दिया था, और आपको एक चीज़ बोला था उस लेक्चर से याद रखने कि जो जैकोबिन क्लब था, जो कि एक मेन रोल प्ले किया था फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से या मोनार्क से रिपब्लिक बनाने में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था किसका? जैकोबिन क्लब का। और जैकोबिन क्लब का के जो हेड थे, लीडर थे, वो कौन थे? आपको याद हो? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। कौन थे? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने आपको बोला था उस लेक्चर से। और सब तो कहानी ही थी, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक इंपॉर्टेंट नाम था जो आपको याद रखना था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये जो थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये कौन थे? लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। तो आप जैकोबिन क्लब के बारे में आप क्यों पढ़ रहे हैं? जैकोबिन क्लब के तो हम लोग पढ़े पिछले लेक्चर में, जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ लिए कि जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे वो गरीब आदमी सब थे, उनका जो लीडर था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, और वो जो था वो आज़ादी में, जो रिपब्लिक बनाने में फ्रांस को बहुत मदद किया था। यहाँ पे क्या काम है? यहाँ पे काम है, यहाँ पे ये काम है कि आप सोचिए, अब जब टुलरीज पे अटैक करके जितने पर्सियन थे, यानी पेरिस के पीपल थे, वो सब अटैक करके 1792 में, आपको याद हो, तो अटैक करके पैलेस ऑफ टुलरीज पे किंग गार्ड को मार दिए थे। उसके साथ साथ क्या कर दिए थे? जो जितने रॉयल फैमिली थे उस सबको बंधक कर दिए थे, बांध दिए थे। और फिर फाइनली 1793 में किंग को मार भी दिया गया। एक नया इंस्टीट्यूशन भी बना, या बोल सकते हैं संस्था भी बना। ठीक है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? एक असेंबली बना जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? याद है आपको? जी ठीक बोल रहे हैं, कन्वेंशन। क्या नाम था उसका? कन्वेंशन। कन्वेंशन सिंपली मीन्स जो चीज़ कभी पहले हो रहा है। ठीक है, तो पहले वो एक असेंबली बना था, फिर से असेंबली बना। पहले नेशनल असेंबली था और उसके बाद फिर से एक असेंबली बना जिसका नाम क्या पड़ा? कन्वेंशन। कन्वेंशन और नेशनल असेंबली में फ़र्क क्या था? तो नेशनल असेंबली जो था उसके कुछ ऐसे राइट थे, पहले तो इलेक्शन वाला, तो उसको आप डिटेल में उधर पढ़ सकते हैं। सिंपल ऐसा था कि नेशनल असेंबली के हिसाब से वही मेंबर वोट दे सकते हैं जो 25 साल के ऊपर हो और जिनके पास अच्छा खासा प्रॉपर्टी हो, मतलब जो पैसा दे सके, टैक्स दे सके। कितना टैक्स दे सके? तो एक लेबर के 3 दिन के आय के बराबर, वो एक के बराबर वो दे सके। पर जब ये कन्वेंशन जो कि नया असेंबली था वो जब आया था एक्शन में, तो वो क्या कर दिया था? वो सभी मेंबर को जो 21 साल से ऊपर है सबको दे दिया गया था राइट। ठीक है, पर मैंने आपको बोला था यहीं पे खत्म नहीं हुआ, अभी रिपब्लिक बनाने। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, अब जब ये सब खत्म हो गया तो कन्वेंशन में आया, तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर क्या हो गए? उनके मेन लीडर हो गए। ठीक है, जैकोबिन क्लब ही क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल था उसका ना, किस चीज़ में? तो आज़ादी दिलाने में, रिपब्लिक करने में। तो उस ये ऑब्वियस है कि इनके याद में क्या जाएगा? फ्रांस का सत्ता। तो कब से बात करेंगे हम लोग? 1793 से। और 70 कहाँ तक? 1794 तक। 1793 से क्यों? तो आपको याद है 1792 में अटैक हुआ था, 1793 में किंग को मार दिया गया था। तो बचा कौन? 1793 से 1794। क्यों? 94 के बाद कुछ और हो जाएगा? जी हाँ, 94 में ही कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या आज़ादी छीन जाएगी? ऐसा ही कुछ, आज़ादी छीन जाएगा, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा। तो चलिए उसी के बारे में तो हमको पढ़ना है। तो 1793 टू 1794। तो अगर आपको पूछता है रेन ऑफ टेरर क्या था, तो रेन ऑफ टेरर वॉज पीरियड from 1793 to 1794 under the leadership of मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। रोबेस्पियर के अंडर में था। ठीक, अब इसको टेरर क्यों बोला गया इसके बारे में समझेंगे, और रोबेस्पियर के हिसाब से लिबर्टी का क्या मतलब होता है, यानी आज़ादी का क्या मतलब होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला चीज़ तो आप ये समझिए कि रोबेस्पियर जो थे ये समझते थे, रोबेस्पियर कंसिडर समझते थे, क्या समझते थे? कि लिबर्टी जो है, आज़ादी जो है, आपको याद है रिपब्लिक मतलब ये होता है ना, आज़ादी, सबको सब कुछ करने की आज़ादी। आज हम लोग को लग रहा है बहुत आसान की आज़ादी हम लोग पा चुके हैं। ठीक है, हमको कुछ भी खाने का आज़ादी है, हमको कुछ बोलने का आज़ादी है, हमको शिक्षा का आज़ादी। लेकिन पहले नहीं था। ये 1789 1792 का बात कर रहे हैं, उस टाइम में नहीं था। आज़ादी एक बहुत बड़ी बात होती थी। आपको भी पता होगा कि हम लोग के पूर्वज जो है कितने लड़े हुए हैं। तो बात है कि ये कंसिडर करते थे लिबर्टी को, यानी आज़ादी को, किसके थ्रू? तो थ्रू टेरर। थ्रू टेरर। ये नहीं समझते थे कि टेरर क्या है। ठीक, टेरर इनका सिंपली मतलब रहता था कि टेरर जो है एक टूल की तरह काम आता है। कब? जब भी लिबर्टी को कोई छीनने का काम करता है। अब ये भी समझेंगे, इसके बारे में डिटेल रोबेस्पियर का एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, जो उन्होंने एक स्पीच दिया था कन्वेंशन पे। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसको समझते थे
थ्रू टेरर, लिबर्टी पाना है थ्रू टेरर, ठीक। और टेरर जो है वो क्या है, एक फाइटिंग टूल है, किस चीज़ के लिए, रिपब्लिक को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि रॉबेस्पियर जो थे, इसको रीजन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता था, बिकॉज ही यानी रॉबेस्पियर फॉलोड, ठीक है, फॉलोड पॉलिसी तो आप समझते हैं, नीति, ठीक है, यानी नियम कुछ, पॉलिसी ऑफ सीवर मतलब समझते हैं ना, पेनफुल, कंट्रोल एंड पनिशमेंट, ठीक है। आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा मैक्सिमम पार्ट जो रहता है वो एनसीईआरटी से ही रहता है, मैं नहीं चाहता कि एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर जाऊँ मैं। तो ये जो थे रॉबेस्पियर क्या थे, वो बहुत कठोर तरह का जो है शासन कर रहे थे, ऐसे नीति अपना रहे थे जो कि बहुत सीवर, बहुत पेनफुल था, ठीक है, लोगों के लिए। अब किस तरह से ये पेनफुल था, तो देखिए लोग जो थे आज़ादी क्यों चाहते थे, फ्रांस के राजा से आज़ादी क्यों चाहिए था सबको, क्यों वो सब वार को इतना लंबा खींचे। अब ये सिंपल रीजन आपका हो सकता है कि उन सबको आज़ादी चाहिए था, मतलब सब जो चाहते थे वो क्या था कि सबको एक जैसा अधिकार दिया जाए, और जो पावर है वो पावर एक हाथ में नहीं रहे, ठीक है। पर इस केस में जो रॉबेस्पियर थे, ये ही सिर्फ और सिर्फ ही वॉज द ओनली एग्जीक्यूटिव तो समझते हैं ना, वन हु डू समथिंग, जो कोई चीज़ को पावर में लाता है, एग्जीक्यूट करता है। ही वॉज द ओनली एग्जीक्यूटिव, उस टाइम के ओनली एग्जीक्यूटिव थे, और ऐसा तरीका अपना रहे थे, ऐसा पॉलिसी अपना रहे थे जो बहुत ही पेनफुल था, ठीक है, दर्दनीय था। अब किस तरह का ये अपना रहे थे कि आप इसको पेनफुल बोल रहे हैं, तो देखिए ये क्या करते थे कि जो भी लोग लिबर्टी के खिलाफ बोलते थे, चाहे वो बड़े बड़े नोबेल हो, क्लर्गी हो, ठीक है, चाहे वो किसी दूसरे पार्टी का मेंबर हो, हाँ ऐसा नहीं था कि इन्हीं का एक पार्टी था, उस टाइम में बहुत सारे पार्टी आए थे, तो चाहे दूसरे पार्टी के मेंबर हो, चाहे कि उनका ही पार्टी का कोई मेंबर क्यों ना हो, ठीक है, यानी जैकोबिन क्लब का ही कोई क्यों नहीं हो, ठीक है, यानी कन्वेंशन का ही कोई क्यों ना हो, उस केस में भी अगर वो लिबर्टी के खिलाफ कुछ ऐसा बोलता है जो अच्छा नहीं है, या रॉबेस्पियर का जो बात है उसको नहीं मानता है, उनके तरीकों के साथ, कुछ करने के तरीकों के साथ नहीं मानता है, तो उनका एक ही परिणाम होता था, उनको मार दिया जाता था, ठीक है। एक डिवाइस था गुलेटिन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गुलेटिन एक ऐसा डिवाइस था, आपको फिगर दिख रहा होगा, जिसमें दो तरफ से पोल और बीच में एक ब्लेड लगा रहता था, तो लोगों को उसी में रख के और उसका गर्दन जो था, उनका गर्दन अलग कर दिया जाता था, समझिए इस तरह का, सिर्फ इस बातों से कि वो लिबर्टी के खिलाफ है। तो चलिए इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो ही आप बोल सकते हैं ही गुलेटिन, अब इस गुलेटिन का हम लोग मतलब समझते हैं, ही गुलेटिन GULLEL देन OTINED, ठीक है, गुलेटिन। अब एक बार देख लीजिए, धीरे धीरे आपको याद हो ही जाए। गुलेटिन एक डिवाइस था, सिंपली फिर से बता रहा हूँ, जिसमें दो पोल होता था और उसमें एक ब्लेड लगा रहता था, जिसमें मुंडी फंसा के और काट दिया जाता था, उसी तरह से जैसे आजकल बकरा को किया जाता है हरा, उसी तरह से। तो ही गुलेटिन कर देते थे किसको, दोज टू whom he considered enemy of liberty, किसी को, चाहे वो कोई हो, अगर वो समझते थे कि वो एनिमी है लिबर्टी का, यानी दुश्मन है लिबर्टी का, वो लिबर्टी के खिलाफ जा रहा है आज़ादी के, तो वो क्या होगा, उसको मार दिया जाए, गुलेटिन कर दिया जाए। आपको नहीं लगता सही है, आज़ादी के खिलाफ कोई जाएगा किसी के तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, पर इस तरह का कंट्रोल करना, लोग लड़े क्यों थे आज़ादी के लिए, इसलिए तो नहीं लड़े थे कि फिर से कोई ऐसा शासक आ जाएगा जो कि जिसको जो करना होगा वो करेगा। समझिए, आप अपने पे ये सोचिए कि आप अगर कुछ बात बोल रहे हैं, आपको भी कभी कभी लगते रहता है कोई चीज़ जो सरकार जो करता है वो अच्छा नहीं कर रहा है, तो आपको तो आज़ादी है ना बोलने की। अब उस टाइम में अगर कोई बोलता है और वो उसके खिलाफ है तो आपको सीधा मार दिया जाएगा, ये बहुत बुरा बात हुआ। तो इस तरह से अभी भी जो फ्रांस की जनता है उन पे अभी भी सख्ती अपनाया जा रहा है। तो इसमें एनिमी किसको मानते थे, तो वो किसी को भी, ठीक है, ऑल दोज मैन, ठीक, इंक्लूडिंग, जिसमें कौन कौन रहता था, वो सारे मैन जिसमें इंक्लूडिंग रहते थे, चाहे वो एक्स नोबेल या नोबेल्स हो, एक्स नोबेल मतलब पहले वाला नोबेल्स हो, क्लर्गी हो, ठीक, या मेंबर हो किसी दूसरे पार्टी का, मेंबर्स ऑफ अदर पार्टी, यहाँ तक कि उनके अपने पार्टी का, ठीक है, जो कि मैंने बताया, मेंबर ऑफ अदर पार्टीज, मेंबर्स ऑफ हिज ऑन पार्टी। अब समझिए, अपना ही पार्टी का लोग, अपने ही पार्टी के लोग को मार देगा कोई, ये सही बात तो नहीं है। अपने पार्टी का क्या, सब बराबर था ना, ऐसा तो राइट दिया गया था ना कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, आपने तो पढ़े थे डिक्लेरेशन ऑफ राइट, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो यह बात था। तो इवन मेंबर्स ऑफ हिज ऑन पार्टी,
ठीक है, जो एग्री नहीं करते थे, नहीं बात मानते थे, इसका who didn't agree, जो एग्री नहीं होते थे, नहीं समझते थे, नहीं मानना चाहते थे, इनके मेथड के साथ उनको वो गुलेटिन कर देते थे। ठीक है, गुलेटिन इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो डिस्कवरर था, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, गुलेटिन एक डिवाइस है जिसको डिस्कवर किए थे डॉक्टर गुलेटिन, तो इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया गुलेटिन। ठीक, तो ये गुइल्ट आप लिख सकते हैं ना, GUILT समझते हैं ना, वही गिल्ट से बना है। गिल्ट मतलब दोषी होता है ना, गिल्ट मतलब दोषी, उसी से आप ऐसे स्पेलिंग याद रखेंगे। GUILT तो रहेगा ही, IL, और उसमें वहाँ पे ILT होता था, यहाँ पे डबल L रहेगा, पहले डबल L, उसके बाद गुलेटाइन। ठीक है, गुलेटाइन था क्या? तो एक डिवाइस था जिसमें 2 ब्लेड होते थे, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स, 2 पोल्स और एक बीच में एंड अ ब्लेड, एक ब्लेड रहता था। जैसे क्या किया जाता था, किसी का सर अलग कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, बाय विच अ पर्सन इज बीहेडेड मतलब सर को और धड़ को अलग अलग कर देना। ठीक है, पर्सन इज बीहेडेड। ठीक, और इसका नाम क्या पड़ा था? तो इसके डिस्कवरर जो थे, ठीक है, मैं बताना नहीं चाहता पर आपको याद रखने में आसानी होगा। डिस्कवरर जो थे यानी इन्वेंटर जो थे, जो खोज किए थे, डिस्कवर से अच्छा लिख दे कि इन्वेंटर जो थे, जो इसको खोज किए थे, वो कौन थे? बाय डॉक्टर गुलेटिन। डॉक्टर गुलेटिन, अब ये गुलेटिन नहीं समझ लीजिएगा कपिल शर्मा का गुलेटिन। ठीक है, अगेन गुलेटिन। ठीक, तो ऐसे ही होता था। इसका मैं मेथड बता दूं कि कैसे होता था, तो पहले समझ गए आप, जिसको वो मानता था, ठीक है, कि एनिमी है, तो ऐसा नहीं कि सीधे चढ़ा दिया, तो उसको ले जाता था, उसको पहले अरेस्ट किया जाता था, जेल में रखा जाता था। एक प्रोसीजर होता था इस सबको मारने का, गुलेटिन करने का एक प्रोसीजर होता था। क्या चीज़? पहले अरेस्ट किया गया, जेल में रखा गया, फिर एक कोर्ट उसका फैसला रहता था, जिसको रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल आप में लिखा है, ट्रिब्यूनल सिंपली मीन्स कोर्ट। एक कोर्ट उसका डिसीजन लेता था, अगर वो आदमी गिल्टी पाया जाता था, दोषी पाया जाता था, तो उसको बीहेडेड मतलब सर को हटा दिया जाता था। ठीक है, चलिए इसका मैं प्रोसीजर भी लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो प्रोसीजर क्या था गुलेटिन करने का? प्रोसीजर फॉर गुलेटिन। ठीक, मैं बार बार ये भूल जा रहा हूँ। ऑफ गुलेटिन का क्या था? तो पहला था कि उसको देखा जाता था कि अगर वो है कि नहीं। तो पहले इसका था क्या कि अगर एग्री नहीं करता था वो सारे आदमी, चाहे नोबेल हो, क्लर्की हो या कोई, तो उनको पहले अरेस्ट किया जाता था, अरेस्टिंग। दूसरा काम क्या था? दूसरा था इम्प्रिजनिंग, मतलब जेल में रख देना। प्रिजन तो आप समझते हैं, जेल। इम्प्रिजनिंग मतलब जेल में रख देना, तो इम्प्रिजनिंग होता था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होता था? ट्राइड बाय रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, यानी उसको फिर एक कोर्ट में पेश किया जाता था। ट्रिब्यूनल सिंपली मीन्स कोर्ट। ठीक है, तो एक कोर्ट में इसको पेश किया जाता था, उस आदमी को, चाहे वो कोई हो, तो उसको पेश किया जाता था। फाइनली अगर गिल्टी पाया जाता था, इफ फाउंड गिल्टी, अगर गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है, तब तो छोड़ ही दिया जाता था। अगर गिल्टी पाया गया, इफ फाउंड गिल्टी, तो वही होगा जो सबका होता था, क्या? ही और सी वाज बीहेडेड। कोई भी हो, ठीक है, लड़का हो लड़की हो, उसको कोई नहीं। आप जैसे अपने बुक में एक नाम पढ़ेंगे, एक जर्नलिस्ट है कैमिली डिसमोलिन्स। तो इनका जो था, ये एक आर्टिकल लिखे थे, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, शॉर्ट दिखा दूंगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने लिबर्टी के बारे में कुछ बोला है कि कुछ लोग जो है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि सम पीपल बिलीव दैट लिबर्टी इज लाइक चाइल्ड। कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ इसी स्टेटमेंट के चलते इनको मार दिया गया, इस स्टेटमेंट के चलते कि ये जो जर्नलिस्ट थे तो अपना स्टेटमेंट दिखाए कि देखो इस टाइम में 1793-1794 के बीच में। तो इसको मैं रीड कर दे रहा हूँ, मैं इसको लिखूंगा नहीं, पर आप समझिए कि इनका जो था, जो जर्नलिस्ट थे कैमिले डिसमोलिन्स, तो इनका मानना था कि स्टेटमेंट में पढ़ दे रहा हूँ कि सम पीपल बिलीव दैट लिबर्टी इज लाइक चाइल्ड। कुछ लोग मानते हैं कि लिबर्टी जो है वो एक बच्चे की तरह है, जो एक टाइम टू टाइम ग्रोथ करते रहेगा। ठीक है, और फाइनली मैच्योरिटी हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है। ठीक है, लिबर्टी ये बोलते हैं क्वाइट द अपोजिट। ठीक है, ऐसा है नहीं। लिबर्टी है क्या? लिबर्टी इज हैप्पीनेस। लिबर्टी है खुशी रहने का। आज आपके पास, आप हंसी खुशी सब कुछ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको आज़ादी है। ठीक है, बीइंग डिसिप्लिन, ठीक है, एकदम अनुशासित रहने का। ठीक, ये सब रीजन, किसी चीज पे रीजन, अब सवाल उठाने का, आज़ादी का, सबकी आज़ादी का, न्याय का। ठीक है, यही डिक्लेरेशन ऑफ राइट में भी बोला गया था। यू वुड लाइक टू फिनिश ऑफ ऑल योर एनिमी बाय गुलेटिंग देम।
तो ये रोबेस्पियर को बोल रहे थे अपने स्टेटमेंट में कि आप भले ही चाहे कि आप फिनिश कर दे अपने सारे दुश्मन को गुलिटिन करके, ठीक है। तो हैज एनीवन हर्ड ऑफ समथिंग मोर सेंसलेस, क्या इससे भी बुरा कोई सोचा होगा, ठीक है। इससे बुरा तो आप सबसे घटिया काम कर रहे हैं, इनका सिर्फ साथ करना था, ठीक है। तो वुड इट बी पॉसिबल टू ब्रिंग सिंगल पर्सन टू द स्कैफोल्ड विदाउट मेकिंग 10 मोर एनिमीज अमंग रिलेशन एंड फ्रेंड्स, तो क्या आप इस मेथड से, तो क्या आप समझते हैं कि इस मेथड से आप अच्छे से किसी आदमी को अपने सही रास्ते पे ला सकते हैं आप बुलेटिन करके? नहीं। जो अगर आज़ादी के प्रति सच्चा मन से अगर लगा हो कि नहीं हमको आज़ादी दिलाना है, तो वो कभी इस मेथड से ठीक नहीं होगा, वो तो और आपका रिवॉल्यूशन करेगा, ये उनका मानना था। तो देखिए जो रोबेस्पियर का गवर्नमेंट था, तो रोबेस्पियर का एक, चलिए अब पढ़ लेते हैं उनके कुछ पॉलिसी और रूल के बारे में जो रोबेस्पियर लगाए थे। तो पहला चीज़ जो वो लगाए थे गवर्नेंस यानी शासन अंडर रोबेस्पियर, ठीक है। रोबेस्पियर के अंदर क्या शासन कैसे चल रहा था इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इनको शासन का इतना भूत चल गया था कि इन्होंने क्या क्या काम किए थे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो उनका पहला जो था वो ये था कि मीट और ब्रेड जो है, मीट एंड ब्रेड, ठीक है, उनको लिमिटेड कर दिया गया था। मतलब ऐसा नहीं कि एक आदमी आया और एक आदमी 10 किलो लेके चला गया और दूसरा आदमी जो है वो 2 kg भी नहीं, आधा kg भी नहीं ले पाया। तो मीट एंड ब्रेड जो था वो क्या कर दिए थे, वे रेशन, रेशन मतलब फिक्स कर देना, तर्क के हिसाब से देना। दूसरा चीज ये था कि ही प्लेस्ड मैक्सिमम सेलिंग, ठीक है। मैक्सिमम सेलिंग ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता रहता है। इसका सिंपल सा मतलब है मैक्सिमम सेलिंग में मतलब मैक्सिमम प्राइस। सेलिंग ये छत वाला सेलिंग नहीं है, मैक्सिमम सेलिंग, ठीक है। मैक्सिमम सेलिंग ऑन, मैक्सिमम सेलिंग सिंपली मीन्स मैक्सिमम प्राइस। मैक्सिमम सेलिंग किस पे, तो ऑन वेजेज एंड प्राइस, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कुछ ऐसे नियम बनाए जैसे कि जो था कीमत और जो मजदूरों का वेतन होता है, वेज मतलब वेतन, उसको फिक्स कर दिया गया, वेतन को, ठीक है। वेतन ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा दिया गया था, उसको मैक्सिमम कर दिया गया, ठीक है। यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, जो प्रोड्यूस करा है और कंज्यूम करा, उसके बीच में जो डील होता था वो पहले ही हो जाता था कि कितना पैसा देना है या क्या चीज़ लेना है। इसी को हम लोग थर्ड पॉइंट के भी रूप में लिख सकते हैं कि पीजांस जो थे उनको, पीजांस मतलब किसान, पीजांस जो थे उनको ज़बरदस्ती क्या करना पड़ता था, अपने जितने ग्रेन्स है उसको मार्केट तक ले जाना ही पड़ता था। ऐसा नहीं है कि आपको अभी बेचने का मन नहीं है, मान लीजिए इधर कोई फार्मर है तो उसको क्या मन रहेगा जब हाई प्राइस होगा मार्केट में, जब प्राइस बढ़ेगा तब तो हम ले जाके बेचेंगे। ये ना हुआ आज़ादी का मतलब। पर ये क्या करता था कि पीजांस को जबरदस्ती फोर्सली, ठीक है, क्या करता था, ट्रांसपोर्ट करवा देता था, फोर्स टू ट्रांसपोर्ट, किसी को ट्रांसपोर्ट, उनके ग्रेन को ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स टू मार्केट, ठीक है, टू सिटीज। और जो दाम था, प्राइस था ग्रेन सब का, वो भी फिक्स कर दिया गया था। प्राइसेस ऑफ ग्रेन्स वेर आल्सो फिक्स्ड, किसके द्वारा, बाय गवर्नमेंट के द्वारा। अब समझिए, अब ये बहुत ज़्यादा अजीब हो गया, ठीक है। क्यों अजीब हो गया, क्योंकि मान लीजिए किसी बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो कम कम दाम में भी ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि थोड़ा ही ग्रेन का उत्पादन ही हुआ है, ठीक है, और उसमें जो खर्चा भी है वो भी बहुत ज़्यादा लग गया है, पानी नहीं हुआ तो एडिशनल खर्चा लग गया, तो उसमें पैसा बढ़ गया, तो उस टाइम में जो किसान है वो क्या सोचेंगे कि हम लोग महंगा बेचेंगे, और ये भैया जो है पहले से नियम लाना हुआ कि नहीं, हम जो है हम फिक्स करेंगे आपका दाम को, ठीक है। ऐसा ही बहुत सारा बात। वाइट फ्लोर, ठीक है, वैसे फ्लोर जो कुछ चीज़ों को मिक्स करके उजला बनाया जाता था, मतलब अच्छा फ्लोर, गुड क्वालिटी फ्लोर जो उसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो वाइट फ्लोर तो समझते हैं ना, आटा जिसको बोलते हैं, ठीक है, वाज फॉरबिडन, पूरी तरह से मनाही थी इस पर। सारे जो सिटीजन थे, ठीक है, जितने सिटीजन थे फ्रांस के, उनको इक्वलिटी ब्रेड खाना पड़ता था, मतलब एक ही तरह का ब्रेड जो कि पूरी तरह से गेहूं का बनता था। तो ऑल सिटीजन had to eat इक्वलिटी ब्रेड खाना पड़ता था, एक ही रंग का, जो किससे बना रहता था, ब्रेड मेड अप ऑफ व्हीट, जो व्हीट से बना रहता था, होल व्हीट, ठीक। इसको फ्रांस में जो है इक्वलिटी ब्रेड के लिए आपको एक नाम मिलेगा, डी एगेलाइट करके। तो डी एगेलाइट का मतलब इक्वलिटी ब्रेड ही होता है। तो ये था। उसके बाद और था क्या, हाँ, उसके बाद ये जो थे, इन्होंने जो, देखिए आपको जब रिस्पेक्टफुल कोई मिलते हैं तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना सर, मैडम, तो वैसे ही वहाँ जो था वो मोन्सियर और मैडम में बोला जाता था, मोन्सियर और मैडम। जी हाँ, ठीक सुने, मोन्सियर और मैडम। उसको बदल के वो बोल दिया कि नहीं, कोई मैडम कोई सर नहीं, कोई आगे
कोई पीछे नहीं, सब बराबर है ना, इक्वलिटी है, इसलिए अब सबको सिटियन सिटियोनी बुलाया जाएगा। मतलब लड़का होगा तो सिटियोनी, सिटियोन सिंपली मीन सिटीजन, सिटियन एंड सिटियोनी इन केस ऑफ गर्ल, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ, यानी उसके बदले, किसके बदले, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल यानी पुराने जमाने के, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सियोर, मॉन्सियोर यानी सर, एंड मैडम, एंड मैडम है, एंड मैडम, ठीक है, क्योंकि जिसका क्या मतलब होता है मैडम, ठीक है। सारे फ्रेंच मैन जो थे, ऑल फ्रेंच मैन, उनको बोला जाता था, ऑल फ्रेंच मैन वेयर कॉल्ड, उनको बोला जाता है सिटियन एंड सिटियन, ठीक। मेल है तो उनको बोलेंगे क्या, सिटियन, एंड इन केस ऑफ फीमेल सिटियन, सिटियन सिटियनी मतलब नागरिक, सिटीजन, इसको बोला जाता था, ठीक। चर्च जितने थे उस सबको बंद कर दिया गया और उसमें क्या खोल दिया गया, तो जितने चर्च थे उस सबको बंद करके उसको ऑफिसेस बना दिया गया। तो चर्चेज वेयर क्लोज, तो अब आपको लग रहा होगा कि ये सही में शायद पागल था, ठीक है, इतना शक्ति कौन बरतता है। चर्चेज वेयर क्लोज्ड एंड कन्वर्टेड टू, क्लोज यहाँ मतलब बंद कर दिया गया चर्च को, कन्वर्टेड टू ऑफिसेस। अब यही नहीं हुआ, अब इतना जब कर दिया है, कोई आदमी इतना कर दिया है, तो आपको क्या लग रहा है कि उसके पास वाले भी, ठीक है, उसके फैमिली वाले, उसके पार्टी के जो मेंबर है वो रहेगा शांत, नहीं रहेगा। उन सभी ने प्लान बनाया और इसका भी वही हुआ जो ये सबके साथ करता था। जी हाँ, ठीक से समझे, इसको भी गुलेटिन कर दिया गया। तो रोबेस्पियर जो था वो इतना पॉलिसी को, अपने जो नीति नियम था, रूल था, इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, इतना टाइटली, एक तो ऐसा नियम इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करता था कि उसके जो अपने लोग थे वो भी चाहते थे कि नहीं, इसमें सुधार हो, मॉडरेशन हो। और फाइनली इसी के कारण 1794 को जुलाई में, 1793 से 1794, आपको याद हो जनवरी में जो था वो राजा को मारा गया था और तब से पावर आ गया था रोबेस्पियर में। और जनवरी से लेके और नेक्स्ट ईयर के जुलाई में, 1794 के जुलाई में, सब कुछ कनेक्टेड है, जुलाई में इनको अरेस्ट कर लिया गया और गुलेटिन कर दिया गया। तो ड्यू टू दिस रिलेंटलेस पॉलिसी इन निर्दयी, रिलेंटलेस पॉलिसी इन निर्दयी नीतियों के कारण, रूल के कारण, हिज ऑन पीपल, इनके जो अपने पीपल थे वो भी इनके खिलाफ आ गए, केम रिवोल्टेड, ठीक है, विद्रोह किया, एंड ही वाज कन्विक्टेड, कन्विक्टेड मतलब दोषी ठहरा देना, ही वाज कन्विक्टेड मतलब प्रूफ्ड गिल्टी, कन्विक्टेड मतलब गिल्टी प्रूफ कर दिया गया, एंड कन्विक्टेड किसके द्वारा, बाई कोर्ट, कोर्ट लिख सकते हैं, कोर्ट के द्वारा इनको दोषी ठहरा दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, एंड किल्ड यानी कर सकते हैं गुलेटिन, यहाँ पे गुलेटिन ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये सबको तो वही करता था, इसलिए गुलेटिन इसको भी कर दिया गया, क्या चीज़, गुलेटिन ऑन या इन जुलाई 1794 में, तो इनको भी गुलेटिन कर दिया गया। तो ये था इनका कहानी। तो आपको क्या लग रहा है कि इनके जाने के बाद सब कुछ उधर गया होगा, ऐसा भी नहीं, ठीक है। तो रोबेस्पियर का आप अगर सुनना चाहते हैं कि रोबेस्पियर इक्वलिटी को क्या समझते हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप ये भी समझ लीजिए कि रोबेस्पियर का व्यू जो था वो ये बोलते थे कि टू एस्टेब्लिश एंड कंसोलिडेट डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी को जो आज आप समझते हैं, डेमोक्रेसी मतलब जो ऐसा है सरकार जो लोगों के हिसाब से चले। तो इनका आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये बोलते थे टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन, कंसोलिडेट मतलब स्ट्रेंथ करना, मजबूत करना, डेमोक्रेसी को पूरी तरह से स्थापित और स्ट्रेंथन करने के लिए क्या चीज करना होगा, हमको पीसफुल रूल मतलब शांतिपूर्वक रूल को फॉलो करना होगा, जो कि ये खुद नहीं करते थे, ठीक है। इसके लिए हमको सबसे पहले उन लोगों को मारना होगा, ठीक है, उन लोगों को सुधारना होगा जो क्या करते हैं, जो लिबर्टी के खिलाफ है, लिबर्टी के खिलाफ है, उन लोगों को पहले मारना होगा। वी मस्ट एनिहिलेट द एनिमीज ऑफ रिपब्लिक, जो दुश्मन है रिपब्लिक के, उन सबको पूरी तरह से खत्म कर देना होगा हम लोग को। ये स्पीच दिए थे रोबेस्पियर कन्वेंशन में, ठीक है। और इसके लिए ये माने थे कि सबसे बेस्ट मेथड है टेरर, डर ही सबसे अच्छा मेथड है, डर से ही सब कुछ को, जस्टिस को पाया जा सकता है, ठीक। इसीलिए ये अपने फादरलैंड को, जी हाँ उस टाइम मदरलैंड नहीं, मातृभूमि नहीं पितृभूमि कहा जाता, फादरलैंड को बचाने के लिए जितने भी दुश्मन आएंगे उसको ये टेरर के थ्रू मार देंगे, जिससे कि रिपब्लिक बना रहे। अब हम लोग पढ़ते हैं इवेंट्स, ठीक है, आफ्टर जैकोबिन गवर्नेंस, जैकोबिन गवर्नमेंट के बाद या रोबेस्पियर के जाने के बाद क्या हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं, जैकोबिन्स गवर्नेंस। तो उसके बाद ये हुआ कि
जहाँ जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल हुआ, मतलब जैकोबिन गवर्नमेंट खत्म तो होगा ही ना, क्योंकि उसका लीडर ही खत्म हो गया। जहाँ खत्म हुआ तो अगेन जितने पैसे वाले थे वो सब फिर से पावर को अपने हाथ में ले लिए, ठीक है, क्योंकि गरीब आदमी तो आएगा नहीं पावर लेने, तो पावर लेने कौन आएगा? अमीर लोग, जिसके हाथों में ये था। तो अमीर लोग जो थे वो क्या किए, पावर लेने आ गए, पावर अपने हाथ में ले लिए, फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। सोचिए कितना एक आज़ादी पाने में कितना इस सबको अदला बदली किया गया, कितना बार सरकारें बदली हैं, कितना बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला है, ठीक है। आप देख रहे हैं आज़ादी पाना इतना सिंपल नहीं होता है, मेरा कहने का ये मतलब है। तो जैकोबिन क्लब के खत्म होने के साथ साथ ही जितने वेल्दियर मेंबर थे, अमीर लोग थे, वो क्या कर लिए, पावर को अपने हाथ में ले लिए, नया कॉन्स्टिट्यूशन, नया नियम बनाया। उसके हिसाब से फिर से जितने भी नॉन प्रॉपर्टी आदमी थे, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं रहता था, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। अब फिर से ये, अब आपको याद हो मैंने बताया था कि रॉबर्टस्पायर जो थे वो सिंगल एग्जीक्यूटिव थे, मतलब खुद ही सब कुछ का जो है पॉलिसी लेते थे। पर जो ये था मतलब वेल्दियर आदमी, ये सब क्या किया, ये सब एक काम किया कि अब ये लोग बोला कि एक हाथ में पावर नहीं रहेगा। ये लोग 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए। लेजिस्लेटिव समझते हैं ना, जो लॉ बनाता है, तो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए, और इन लेजिस्लेटिव काउंसिल का फिर से काम होता था कि मिल के क्या करें, एक डायरेक्टरी बनाए। डायरेक्टरी मतलब सिंपली, मतलब डायरेक्टरी का मतलब कि एक एग्जीक्यूटिव बनाए जो 5 मेंबर का होता था। जी आप ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव जो होता था, जो इसमें 5 मेंबर्स होते, तो ये बनाने का इनका काम था। 5 मेंबर क्यों होता था? 5 मेंबर इसलिए क्योंकि ये लोग देख चुके थे कि अगर एक ही आदमी रहता है एग्जीक्यूटिव, मतलब लॉ को फोर्स करने में, लॉ को लाने में एक ही अगर आदमी रहता है तो गलतियां होती है और फाइनली वो जो है शासन खत्म हो जाता है। इसलिए ये लोग डायरेक्टरी बनाए जिसमें 5 मेंबर्स थे, ठीक है। और डायरेक्टरी बना के ये दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करते थे। पर ऐसा होता था कि ये डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल अक्सर लड़ते ही रहते थे। किस लिए? ठीक है, क्योंकि वेल्दियर मैन है तो कोई बोलता था कि हमको मेंबर बनाओ, कोई हमको मेंबर बनाओ, तो हमेशा लड़ते रहते थे। इसके रिजल्ट में देखा गया, अब कहीं पे लड़ाई हो रहा है तो वहाँ पे फूट डालने वाला कोई होगा ही। तो इस लड़ाई के कारण क्या हुआ, जो आप देख सकते हैं कि फ्रांस में अभी तक भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं था, मतलब पूरी तरह से स्थिर नहीं था राजनीति फ्रांस का, अब भी नहीं हुआ। जो मिलिट्री डिक्टेटर होता था, मतलब डिक्टेटर समझते हैं ना, तानाशाह, जिसके बारे में आप हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, तो तानाशाह जो था मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जिसका हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया फ्रांस पे, और 1804 में राजा भी बने थे। तो इसके बारे में खैर नेपोलियन बोनापार्ट पे तो हम लोग पूरे चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए इनके बारे में हम जो अभी पढ़े उसके बारे में लिख देते हैं। तो पहला चीज हम देख सकते हैं कि आफ्टर फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब के फॉल होने के बाद कौन पावर में आ गया, तो वेल्दियर मेंबर, ठीक है, जितने पैसे वाले थे, कहाँ के, तो मिडिल क्लास, वेल्दियर मिडिल क्लास आपको याद हो शायद, मिडिल क्लास वो सब थे जो नेशनल असेंबली का पार्ट बने थे। तो वेल्दियर मिडिल क्लास, वेल्दियर मिडिल क्लास क्या किए, सीज द पावर को ले लिए, ठीक है। उसके बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या बात था, तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो वोटिंग था वो सिर्फ वोटिंग प्रॉपर्टी वाले को दिया गया था। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, तो जो अलाउ करता था, अलाउइंग, ठीक है, परमिट देता है किसको, ओनली प्रॉपर्टी मैन, जिसके पास प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी मैन या पीपल, टू वोट, पीपल राइट टू वोट देने का, ठीक। उसके बाद ये क्या किया, ये इट प्रोवाइड किया क्या चीज, टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनवाया, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम क्या रहता था, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता था कि रूल बनाना और उसके बाद 5 एग्जीक्यूटिव को चुनना, ठीक है, 5 मेंबर को चुनना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टरी। दे सेलेक्ट 5 मेंबर्स, ठीक है, विच फॉर्म्स डायरेक्टरी। आपको कभी कभी पूछ देगा डायरेक्टरी का क्या मतलब है। डायरेक्टरी सिंपली मीन्स, ठीक है, क्या होगा डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी सिंपली मीन्स अ मेंबर, ठीक है, मेंबर ऑफ 5 मेंबर, ठीक, किस चीज़ का, तो एग्जीक्यूटिव का। तो आप ऐसे बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टरी मीन्स एन एग्जीक्यूटिव मतलब अगेन जो पावर को लाता है, जो काम करता है, एग्जीक्यूट करता है। एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर, जिसके में 5 मेंबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टरी, ठीक। तो एग्जीक्यूटिव बनाते थे। अब ये एग्जीक्यूटिव जो थे ये क्या करते थे, ये देखते रहते थे कि पावर जो है वो एक हाथ में नहीं हो, 5 हाथ में चला गया ना, तो पावर एक हाथ में हो नहीं हो, जिससे डिक्टेटर ना चले। लेकिन हुआ क्या, तो जो डायरेक्टर्स थे डिक्टेटर्स के,
डायरेक्टरेट जो डायरेक्टर्स थे एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे वो सब हमेशा लड़ते रहते थे, जैसे कि एक बार और तख्ता पलट हुआ, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑलवेज फाइट, ऑफन फाइट, अक्सर लड़ते रहते थे, जिससे कि एक रास्ता बना, ठीक है, विच गेव अ वे, एक रास्ता दिया किस चीज़ का, वे टू नेपोलियन बोनापार्ट जो कि एक तनासा थे, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। बोनापार्टे को एक रास्ता दिया किस चीज़ से, टू एस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना किस चीज़ को, डिक्टेटरशिप, ठीक है, डिक्टेटरशिप। और इन्होंने ये खूबी से किया, ठीक है, डिक्टेटरशिप बैठाया, ठीक है। डिक्टेटरशिप एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जहाँ पे जैसा कि ये कर रहा था रॉबेस्पियर वैसा होता था, और इन्होंने बहुत सारा सुधार भी लाया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, लास्ट में समरी बता देता हूँ कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या था। तो हम लोग इसमें पढ़े पोस्ट इवेंट, मतलब वो इवेंट जो हुआ रिपब्लिक के बाद। रिपब्लिक के बाद जो रॉबेस्पियर थे वो पावर में आए तो थोड़ा सा पागल हो गए हमारे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया कि लग रहा था कि पागल हो गए, ठीक है। क्या क्या कर दिया तो आप पढ़े अभी कि बहुत सारे अजीब पॉलिसी निकाला। चाहे ये रूल्स के बारे में बात करें तो उसमें क्या किया जाता था, कोई भी लोग जो लिबर्टी के थोड़ा भी खिलाफ बोला, चाहे अपने मेंबर हो, ठीक है, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल के कोर्ट बुला के और मार दिया जाता था। ये कैसा बात हुआ। उसके बाद मीट ब्रेड सबको एक कर देना, लिमिटेड कर देना, ये कोई बात नहीं हुआ। प्राइस को फिक्स कर देना, ठीक है। जो व्हाइट फ्लावर है उसको बंद कर देना, ठीक। उसके बाद सर मैडम नहीं बुलाओ किसी को, सिटी ऑन सिटी नहीं बुलाओ, तो ये चलो सही है भैया। पूरे चर्चेज को क्लोज कर देना, ठीक, ऐसे पॉलिसी लाना, बुलेटिन कर देना किसी को। तो इस सब के कारण क्या हुआ, जो लोग थे इसके अपने ही मेंबर थे वो इसके खिलाफ चले गए। फाइनली जो था इनको 1794 को मार दिया गया, बुलेटिन कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। और इसके बाद भी जो था वो क्या हुआ, तो फ्रांस में जैकोबिन क्लब के गिरने के बाद वेल्दियर मिडिल क्लास जो थे उन्होंने पावर को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जो फिर से इसी प्रॉपर्टी मैन को, मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी था उसी को राइट दिया वोट करने का, ठीक है। इसमें ये फिर 2 इलेक्टेड काउंसिल बना, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्ट किया जाता था, जो फिर से 5 मेंबर्स को चुनते थे, जिसको हम लोग डायरेक्टरी बोलेंगे, जो कि एक एग्जीक्यूटिव मतलब वन हु ग्रांट पावर, जो पावर देता है कोई लॉ को लागू करता है, ठीक है। जैसे हम लोग के इधर भी है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। अब डायरेक्टर जो थे और मेंबर जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो अक्सर लड़ते रहते थे, ठीक है। और जिससे क्या हुआ, अब जहाँ 2 बिल्ली लड़ते रहती है वहाँ बंदर आता है ना, आप सुने होंगे ना 2 बिल्ली और बंदर की कहानी। तो वहाँ बंदर आया और फायदा उठाया, यहाँ पे बंदर नहीं आया, यहाँ पे डिक्टेटर आया, ठीक है। एक डिक्टेटरशिप आया नेपोलियन बोनापार्टे, और इनको ये एक चांस मिल गया कि फ्रांस के गद्दी को संभाला जाए, और इन्होंने ये बखूब रूप से अच्छे से किया, ठीक है। अब भले ही देख रहे हैं आप कि बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कभी फिक्स नहीं हो रहा है, स्टेबिलिटी है ही नहीं। फिर भी ये जो आज़ादी का जो आइडिया था, आज़ादी का, इक्वलिटी का, ठीक है, ये जो है वो समय समय तक रहा। यहाँ तक कि अभी तो हम 1793 1794 का बात करें, और हम लोग कब आज़ाद हुए, देखिए 1947, 150 साल लगभग। तो ये सब आइडिया धीरे धीरे फैला सभी जगह, यूरोप में भी और पूरे दुनिया में भी, ठीक है, जो कि फाइनली हम लोग को भी आज़ादी दिलाने में मदद किया। तो इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए, हर एक जगह के लिए हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।